गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपन मोलिकुलर बायोलॉजी का जो अपन ने लेक्चर 1 लिया था उसी को थोड़ा सा वापस पीपीटी फॉर्मेट में देख लेते हैं। मोलिकुलर बायोलॉजी या जो फर्स्ट लेक्चर है इसका मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर लेक्चर 1 देखते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि जैव न्यूक्लिक एसिड होता क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। बेटा देखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड ये एक जैव अणु है। क्या है बेटा? एक जैव अणु है। यह क्या करता है? यह आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करता है और उनकी अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी होता है। ध्यान से देखना, क्या कहा अपन ने कि न्यूक्लिक अम्ल एक जैव अणु है जो आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रहण और उनकी अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी होता है। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। ये क्या होता है बेटा? ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं अपन लोग आरएनए, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? आरएनए। अधिकतर जीवों में, ये बात अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अधिकतर जीवों में डीएनए जो होता है वह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, लेकिन कुछ विषाणुओं में आरएनए जो होता है वह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, लेकिन अधिकतर यह मैसेंजर के रूप में काम करता है। अपन ने बताया था कि किस तरीके से डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है वह आरएनए के थ्रू प्रोटीन के अंदर जाती है, आरएनए के थ्रू प्रोटीन के अंदर जाती है, तो सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम कौन कर रहा है बेटा? आरएनए करता है। तो अधिकांश जीवों के अंदर जो आरएनए होता है वह एक मैसेंजर के रूप में या संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। आरएनए अनुकूलक भी है, एडेप्टर मॉलिक्यूल है, जैसे टीआरएनए संरचनात्मक रोल प्ले करता है। आरआरएनए वह कुछ परिस्थितियों में आरएनए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इसी उत्प्रेरकी आरएनए को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? अपन बोलते हैं राइबोजाइम। ये बेटा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चल रही है अपनी। नेक्स्ट आगे की तरफ बात करें, फिर कहा था कि अपने न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है बेटा? मेनली न्यूक्लिक अम्ल के अंदर 3 चीज होती है। एक होता है बेटा नाइट्रोजन क्षार। एक क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन क्षार। एक होता है नाइट्रोजन क्षार। दूसरा क्या होता है? दूसरा होती है बेटा पेंटोज शर्करा। दूसरी होती है बेटा पेंटोज शर्करा। और तीसरी होती है फॉस्फोरिक अम्ल। तीसरा क्या होता है? फॉस्फोरिक अम्ल। तीसरा होता है बेटा फॉस्फोरिक अम्ल। अपन ने बताया था कि जो नाइट्रोजन क्षार होती है बेसिकली बेटा 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होती है प्यूरिन और एक होती है बेटा पिरामिडिन। एक होती है प्यूरिन और एक होती है पिरामिडिन। प्यूरिन को भी अपन ने 2 तरीके का बताया था। प्यूरिन 2 तरीके का कौन कौन सा? एक बताया था बेटा अपन ने एडिनिन, जिसको अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। दूसरा बताया था अपन ने गुआनिन, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और पिरामिडिन अपन ने 3 तरीके के बताए थे। एक का नाम था थाइमिन, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है बेटा साइटोसिन, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और तीसरा होता है बेटा यूरेसिल, जिसको अपन लोग क्या करते हैं? कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा कि नाइट्रोजन क्षार को ही आगे अपन ने एक स्लाइड के रूप में बताया है बेटा। नाइट्रोजन क्षार बेसिकली बेटा 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के, एक का नाम है बेटा प्यूरिन और दूसरे का नाम क्या है? पिरामिडिन। यहाँ एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एक आगे अपन क्वेश्चन भी करेंगे। प्यूरिन जो होते हैं वह द्विवलय युक्त संरचना वाले होते हैं। द्विवलय युक्त संरचना, इसकी आप स्ट्रक्चर देखो, आपको 2 वलय मिलेगी। एक तो ये रही वलय नंबर 1 और एक ये रही वलय नंबर 2। इनकी स्ट्रक्चर अपन को याद नहीं करनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्यूरिन जो होते हैं उनके अंदर 2 वलय होती है, जबकि पिरामिडिन के अंदर केवल वलय जो होती है वह एक ही होती है। अगर मुझे बताओ यहां पर 2 वलय है तो इसका जो आणविक भार होगा, प्यूरिन का आणविक भार होगा वह क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। प्यूरिन का आणविक भार क्या होगा? ज्यादा होगा। जबकि पिरामिडिन का जो आणविक भार है, पिरामिडिन का जो आणविक भार है वह क्या होगा? कम होगा। एक बहुत ही अच्छा आगे एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। यह ध्यान रखना कि प्यूरिन का आणविक भार ज्यादा, जबकि पिरामिडिन का आणविक भार क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब ऐसा डीएनए जिसके अंदर प्यूरिन ज्यादा है,
ऐसा डीएनए जिसके अंदर प्यूरिन ज्यादा है तो उसका आणविक भार क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, और ऐसा डीएनए जिसके अंदर पिरामिडिन ज्यादा है उसका आणविक भार क्या होगा बेटा, कम होगा। फिर वही बताया कि प्यूरिन दो तरीके के होते हैं, एडिनिन और गुआनिन, और पिरामिडिन जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। बेटा इसके अंदर जो यूरेसिल होता है, इसके अंदर जो यूरेसिल है, ध्यान से देखना, इसके अंदर जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल केवल आरएनए के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, केवल आरएनए में, केवल आरएनए में पाया जाता है। जबकि जो थाइमिन होता है, जबकि जो थाइमिन होता है यह किस में पाया जाता है बेटा, डीएनए के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखना, क्या बताया, प्यूरिन द्विवलय युक्त संरचना, आणविक भार ज्यादा, पिरामिडिन एकल वलय युक्त संरचना, आणविक भार कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर है, याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनिन, ये है बेटा गुआनिन, ये है साइटोसिन, ये है थाइमिन और ये है यूरेसिल। एक यहाँ पे ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने थाइमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोला है। एनसीईआरटी ने क्या बोला है इसको, 5 मिथाइल यूरेसिल। ये इसका एक रासायनिक नाम आपको ध्यान रखना है। किसका नाम है बेटा, ये थाइमिन का। किसका नाम है, थाइमिन का। एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, बाकी किसी भी स्ट्रक्चर को अपन को याद नहीं करना है। थाइमिन का नाम क्या है बेटा, 5 मिथाइल यूरेसिल। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये अपन सब जानते हैं कि जो प्यूरिन होती है, प्यूरिन या चलो हिंदी में लिख लेते हैं, इंग्लिश में तो लिखा हुआ ही पड़ा है। प्यूरिन जो होती है बेटा, प्यूरिन हमेशा पिरामिडिन के साथ कौन सा बंध बना के रहती है, ये हमेशा बंध बना के रहेगी आपके हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध बनाती है बेटा, हाइड्रोजन बंध बनाकर रहती है। प्यूरिन हमेशा पिरामिडिन के साथ क्या बनाएगी बेटा, हाइड्रोजन बंध बनाएगी। प्यूरिन 4 प्रकार की हो सकती है डीएनए के अंदर। प्यूरिन तो 2 प्रकार की होती है, लेकिन डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस होंगे, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए के अंदर क्या होता है, थाइमिन की जगह पर बेटा यूरेसिल प्रेजेंट होता है। एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन के बाद बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एडिनिन और यूरेसिल के बीच में आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं शर्करा की। अपन सब जानते हैं कि डीएनए के अंदर 5, डीएनए और आरएनए या न्यूक्लिक एसिड के अंदर 5 कार्बन युक्त पेंटोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा होती है बेटा, पेंटोज शर्करा, जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं बेटा, 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। पेंटोज शर्करा पाई जाती है। और ये शर्करा डीएनए के अंदर अलग तरह की होगी, आरएनए के अंदर अलग तरह की होगी। डीएनए के अंदर कौन सी होती है बेटा, डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए के अंदर कौन सी होती है बेटा, राइबोज। अपन ने स्ट्रक्चर भी बनाई थी, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर स्ट्रक्चर भी है, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखी थी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। राइबोज की स्ट्रक्चर के अंदर बेटा यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान से देखना, क्योंकि जो सेकंड नंबर कार्बन है, सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर आपको एक OH दिखेगा। क्या दिखेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखेगा, हाइड्रोक्सिल समूह दिखेगा। ठीक है, जबकि डीऑक्सीराइबोज के अंदर सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, केवल हाइड्रोजन मिलेगा। यहां पर फिर अपन ने कहा भी था, यहां पर O जो है वह ज्यादा है। याद करो, अपन ने कहा था कि जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता जो होती है बेटा, यह क्रियाशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ऑक्सीजन एटम के। ऑक्सीजन एटम के डायरेक्टली, जितने ऑक्सीजन ज्यादा उसकी क्रियाशीलता उसकी उतनी ही ज्यादा। और जो स्टेबिलिटी होती है, वह हमेशा रिएक्टिविटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्टिविटी के क्या होती है बेटा, इनडायरेक्टली। स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व जो होता है वह हमेशा क्रियाशीलता के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा, तो इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता ज्यादा। इसकी क्रियाशीलता जो होती है वह कैसी होती है बेटा, ज्यादा होती है। अगर क्रियाशीलता ज्यादा तो इसका जो स्थायित्व है वह क्या होता है बेटा, कम होता है। ठीक है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन यहां पर कम है। ऑक्सीजन कम तो बेटा वही क्रियाशीलता क्या रहेगी, क्रियाशीलता भी इसकी कम रहेगी, और स्थायित्व जो होता है वह क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा। तभी तो अधिकांश जीवों के अंदर डीएनए जो होता है वह आनुवंशिक पदार्थ होता है, आरएनए नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियोसाइड। एक मिनट बेटा,
न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अपन पहले बात करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड में देखते हैं बेटा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ध्यान से देखना, न्यूक्लियोसाइड की अपन पहले बात करेंगे कि अगर पेंटोज शर्करा के साथ कौन जुड़ जाए, नाइट्रोजन बेस जुड़ जाए। अगर क्या पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ गया तो जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, लेकिन कैसे जुड़ता है वो अभी बताता हूं। लेकिन यदि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड मैं कह सकता हूं कि यदि पेंटोज शर्करा के साथ नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार भी जुड़ा और इसके साथ अगर फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। बेसिक समझना, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि पेंटोज शर्करा के साथ यदि नाइट्रोजन क्षार जुड़ गया, कौन जुड़ गया, नाइट्रोजन क्षार। किसके साथ जुड़ा, पेंटोज शर्करा के साथ, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और यदि न्यूक्लियोसाइड, अपन इसको ये भी पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार को ये मैं नहीं लिख सकता हूं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं बेटा, ध्यान से इधर देखना। मैं कह रहा हूं ये हो गया आपके पास पेंटोज शर्करा। ठीक है, डीएनए की बना लेते हैं। देखो इधर, यहां पर क्या होता है H, यहां पर क्या होता है OH। ठीक है, यहां पर क्या होता है H, यहां पर क्या होता है H, यहां पर क्या होता है OH, यहां पर क्या होता है H, यहां पर H और यहां पर क्या होता है बेटा CH2OH। ध्यान से देखना, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन और ये 5। ये क्या है बेटा, पेंटोज शर्करा। ये क्या है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, पेंटोज। 2-4 बार बेटा बनाओगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ये है पेंटोज शर्करा। अब देखना बेटा, पेंटोज शर्करा के 1 नंबर कार्बन पर, पेंटोज शर्करा के 1 नंबर कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, यहां से हटेगा, ये हाइड्रोक्सिल यहां से हटेगा और यहां पर कौन आके जुड़ जाएगा बेटा, यहां पर आकर जुड़ जाएगा नाइट्रोजन क्षार। यहां पर कौन आके जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार आके जुड़ेगा और यहां पर जो नया बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को, इस बंध को क्या बोलेंगे बेटा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। और ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। यानी कि क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखना, न्यूक्लियोसाइड में 1 नंबर कार्बन, जो पेंटोज शर्करा का 1 नंबर कार्बन है, उसके साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है। मैं और अच्छी तरीके से लिख लेता हूं। यहां पर क्या हुआ बेटा, जो पेंटोज शर्करा है, यही पूछते हैं नीट के अंदर, पेंटोज शर्करा के 1 नंबर कार्बन पर नाइट्रोजन क्षार जो है वह जुड़ जाता है। बस ये एक चीज ध्यान रखनी है, पेंटोज शर्करा के 1 नंबर कार्बन पर कौन आकर जुड़ गया बेटा, नाइट्रोजन क्षार आकर जुड़ गया। बंध कौन सा बनाएगा, बंध यहां पे बनाएगा बेटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो गई बेटा न्यूक्लियोसाइड। अब देखो बेटा, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। अपन ने कहा न्यूक्लियोसाइड के साथ कौन आके जुड़ गया, फॉस्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोसाइड अपन वापस बना देते हैं। न्यूक्लियोसाइड का देखना बेटा किस तरीके से अपन न्यूक्लियोसाइड लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियोसाइड वापस बना देते हैं कि ये है न्यूक्लियोसाइड। देखो इधर ध्यान से, आप भी मेरे साथ साथ रिवाइज करिएगा बनाने में, ताकि आपको क्या होगा, इजी रहेगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है H। यहां पर कौन जुड़ गया बेटा, यहां पर जुड़ गया नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, यहां पर जुड़ गया नाइट्रोजन क्षार। यहां पर क्या आया, यहां पर आया बेटा H। यहां पर क्या आया H, यहां पर क्या आया OH, यहां पर आया H, यहां पर H और यहां पर क्या होता है बेटा CH2OH। ये है एक न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में अपन को किसको जोड़ना है, फॉस्फोरिक एसिड को। तो ध्यान से देखना बेटा, क्या होता है कि जो 5 नंबर कार्बन है, 5 नंबर कार्बन से एक OH हटता है। 5 नंबर कार्बन से क्या आ गया, एक OH। ये कार्बन नंबर भी मैं लिख लेता हूं, 1 नंबर कार्बन, सॉरी
ये हो गया 1 नंबर कार्बन, ये हो गया 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये और ये 5 नंबर कार्बन। तो इस 5 नंबर कार्बन के ऊपर आकर कौन जुड़ जाएगा बेटा? फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट समूह। किस पे जुड़ा? फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉस्फेट समूह है वह पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन पर जुड़ता है और यहां पर एक बंध का निर्माण करता है। इसको बोलते हैं बेटा फॉस्फो एस्टर बंध। क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फो एस्टर बंध। क्या बोलते हैं? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड में बॉन्ड कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड में बॉन्डिंग क्या हो रही है? न्यूक्लियोसाइड के अंदर अपन ने क्या कहा? पेंटोज शर्करा के 1 नंबर कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन सार जुड़ता है। कौन से बंध से जुड़ता है? एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। लेकिन यहां पर क्या हुआ? पेंटोज न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है बेटा? लिख लेते हैं कि पेंटोज शर्करा के 5th कार्बन पर कौन जुड़ेगा बेटा? फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा। और बॉन्ड कौन सा होगा? बॉन्ड होगा बेटा आपके फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो ये बेटा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इसको अपन बिल्कुल वेल डायग्राम से देख लेते हैं। ये बेटा एक न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर बताइए। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर अपन ने क्या कहा बेटा? ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन। ये बेटा क्या है? ये है बेटा पेंटोज शर्करा। इस पेंटोज शर्करा के 1 नंबर कार्बन पर आकर कौन जुड़ता है बेटा? नाइट्रोजन सार। 1 नंबर पर कौन जुड़ गया? नाइट्रोजन सार। बॉन्ड कौन सा बनाया? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? एन, जस्ट एक मिनट, कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर हिंदी में लिखना है तो जस्ट एक मिनट, एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। क्या बनेगा बेटा? एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोसाइड, ये किसका न्यूक्लियोसाइड है? कोई बता सकता है बेटा? यहाँ पे ध्यान से देख के बताना है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर अपन ने क्या कहा था? नाइट्रोजन सार कहाँ पे जुड़ गया? 1 नंबर कार्बन पर। लेकिन अगर 5 नंबर कार्बन के ऊपर अगर फॉस्फोरिक एसिड आ गया, न्यूक्लियोसाइड के 5 नंबर कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियोटाइड। और ये बॉन्ड कौन सा होता है? ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे लिख लो। इस बॉन्ड को बोलते हैं बेटा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन सा होता है बेटा? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बताइए मैंने कि पेंटोज शर्करा होती है। 1 नंबर कार्बन के ऊपर कौन जुड़ गया? आपके नाइट्रोजन सार। और 5 नंबर पे कौन जुड़ गया? फॉस्फेट ग्रुप। ये बॉन्डिंग बताइए, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग, ये कौन सी होती है? फॉस्फो एस्टर बॉन्डिंग। नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर जुड़ता है, शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है बेटा डीएनए और आरएनए की अलग अलग न्यूक्लियोटाइड। बार बार वही डायग्राम आरएनए के अंदर ये होती है। आपको पता ही है कि डीएनए के अंदर यहाँ पर एक एच नहीं होता है और एक ओ नहीं होता है, और आरएनए के अंदर यहाँ पर ओ एच होता है। वही बात बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं कि डीएनए के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी ने लिख रखे हैं न्यूक्लियोसाइड है और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे, ध्यान रखना। जैसे मैं कह रहा हूं जैसे ध्यान से इधर देखना कि जैसे एडेनिन है, एडेनिन के न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम है? डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या नाम है बेटा? डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या नाम है? डीऑक्सी एडिनोसिन। साइटोसिन के न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है? डीऑक्सीसाइटिडीन। क्या नाम है बेटा? डीऑक्सीसाइटिडीन। ग्वेनिन के न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है? डीऑक्सीग्वेनोसिन। और थाइमिन क्या है? डीऑक्सीथाइमिडीन। बिल्कुल इजी। डीऑक्सी कॉमन है, एडेनिन का एडिनोसिन, साइटिन का साइटिडीन, ग्वेनिन का ग्वेनोसिन, थाइमिन का थाइमिडीन। एक्चुअली बेटा पूछ सकते हैं कि फॉलोइंग विच इज द न्यूक्लियोसाइड ऑफ साइटोसिन, इसलिए आपको लिखवाएंगे। अब इनके न्यूक्लियोटाइड कौन से होते हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन के साथ अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, DAMP। इसी को बोलते हैं डीऑक्सी एडिनाइलेट। क्या बोलते हैं बेटा? डीऑक्सी एडिनाइलेट। इसी तरह साइटोसिन के न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है? डीऑक्सीसाइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, DCAMP, या इसी को बोलते हैं डीऑक्सीसाइटिडाइलेट, डीऑक्सीसाइटिडाइलेट। इसी तरह ग्वेनिन के न्यूक्लियोटाइड का क्या बोलते हैं? डीऑक्सीग्वेनोसिन
5 मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीगुएनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, या इसी को बोलते हैं डीऑक्सीग्वेनाइलेट डीजीएमपी। और थाइमिन के न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलते हैं बेटा? डीऑक्सीथाइमिडीन 5 मोनोफॉस्फेट या थाइमिडाइलेट। तो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, आरएनए के अंदर एक ही चीज, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड को बोलते हैं एडिनोसिन, साइटिडीन, गुएनोसिन एंड यूरेसिल का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूरेसिल को क्या बोलते हैं? यूरेडिन। और वही एडिनोसिन, डी आएगा नहीं, एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट और एडिनाइलेट, साइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट और साइटिडाइलेट, गुएनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट और गुएनाइलेट, और यूरिन 5 मोनोफॉस्फेट और यूरिडाइलेट। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, मैंने क्या कहा, एक छोटा सा मैं पहले एक छोटा चार्ट बना देता हूं। अगर मैं कह रहा हूं नाइट्रोजन क्षार के साथ, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं कह रहा हूं नाइट्रोजन क्षार के साथ, अगर नाइट्रोजन क्षार के साथ शर्करा जुड़ गई, कौन सी? पेंटोज शर्करा। कौन सी शर्करा जुड़ी बेटा? पेंटोज शर्करा। तो इस स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया, अगर कौन जुड़ गया बेटा? फॉस्फोरिक एसिड, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड, मैनी न्यूक्लियोटाइड joins to form a structure that is called as पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे और ये जुड़कर क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। देखिएगा, मैं बेटा एक बार यहाँ बनाता हूं, फिर अपन इसको समझते, बैक स्लाइड में वापस ले लूंगा। देखो, मैं कह रहा हूं एक मैं न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं, ध्यान से देखना, न्यूक्लियोटाइड का अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड और ये तीसरा। बुक के अंदर डायग्राम देखते हो थोड़ा टफ लगते हैं, लेकिन अगर एक दो बार आप बनाओगे आपको पता चल जाएगा क्या होता है बेटा। ध्यान से देखना, यहां पर क्या होता है? यहां पर एक H होता है, यहां पर नाइट्रोजन क्षार होता है। ठीक है, यहां पर होता है H, यहां पर क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, यहां पर क्या होता है? H, और यहां पर क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3, 4, और यहाँ पर ये होता है H, यहाँ पर होता है CH2OH, यहाँ पर होता है HOH, H, 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 यहाँ पर होता है H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर होता है OH, सॉरी यहाँ पर OH इधर की बाहर की तरफ होता है। ठीक है, वापस देख लेते हैं बेटा, वापस देख लेते हैं, ध्यान से वापस देख लेते हैं एक बार, ध्यान से एक बार वापस आराम से बिल्कुल इजी तरीके से देख लो। क्या होता है कि सबसे पहले ये ले लिया अपन ने एक न्यूक्लियोटाइड एक मैं बना देता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ताकि आप लोगों को इजी समझ में आए, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखना बेटा, यहाँ पर क्या होता है H, और यहाँ पर क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, अब इस एक को अपन पूरा बनाते हैं। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पर क्या होता है बेटा? H, यहाँ पर क्या होता है? OH, यहाँ पर क्या होता है? OH, यहाँ पर होता है H, यहाँ पर होता है H, यहाँ पर होता है CH2OH। OH की जगह अपन CH2, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं ना, तो क्या होगा? CH2, और यहाँ पर ये 5। अपने कार्बन नंबर ध्यान रखना है, 1 नंबर कार्बन, अपन को कार्बन नंबर ध्यान रखना है 1 नंबर कार्बन, और ये 5 नंबर का, और बाकी किसी कार्बन से अपन को अभी लेना देना नहीं। इसी तरह एक और अपन ऐसा बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ऐसा कैसा और बना रहा हूं, यहाँ पर H, यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, यहाँ पर H, यहाँ पर OH,
यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर फॉस्फेट समूह। ठीक है, ये हो गया। वही कार्बन नंबर देखना अपन को, 1 नंबर कार्बन और ये 5 नंबर कार्बन। एक और बना देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझने का बेटा, बिल्कुल अच्छे ढंग से। यहाँ पर होता है H, यहाँ पर होता है नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, ठीक, अपन को 1 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन देखना। ये H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H, CH2, फिर होता है फॉस्फेट, ये होगा 5 नंबर कार्बन। अब देखना बेटा, एक ये कार्बन और एक ये, इसका 3 नंबर थोड़ा ध्यान रखना। देखो बेटा, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर कार्बन पर ध्यान रखना, ये जो 3 नंबर कार्बन है इसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल है वो यहां से हट जाता है। वो यहां से क्या होता है बेटा, हट जाता है। मैं यहां से ये हाइड्रोक्सिल हटा रहा हूं, हट गया। अब इस हाइड्रोक्सिल की जगह ये 3 नंबर वाला कार्बन जो है वो डायरेक्टली इसके साथ जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बंध है बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। ध्यान से देखना कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 3 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन मैंने यहाँ से हटाया, 3 नंबर कार्बन से हाइड्रोक्सिल को हटाया। ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 5 के ऊपर जो फॉस्फेट है, सॉरी 5 के ऊपर जो फॉस्फेट है, 5 के ऊपर जो फॉस्फेट है यहाँ पर एक बॉन्ड बना देगा, ये वाला बॉन्ड। यही बॉन्ड कौन सा होता है बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 नंबर फॉस्फेट के बीच में, एक न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 नंबर कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप के बीच में एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड का नाम क्या है बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस तरीके से कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे और जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन लोग, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ध्यान से अगर आप लोग देखो, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला है, एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, उसके पहले नंबर जो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर 5 नंबर के ऊपर फॉस्फेट समूह फ्री पड़ा है। क्या कह रहा हूं, एक ध्यान से सुनने का, समझना कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के पहले न्यूक्लियोटाइड पर तो 5th कार्बन पर कौन पड़ा है, फॉस्फेट फ्री पड़ा है। इसको बोलते हैं बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 5th सिरा। क्या बोलते हैं बेटा, 5th सिरा। क्या बोलते हैं, 5th सिरा। ठीक है, लेकिन इसी श्रृंखला के अंतिम न्यूक्लियोटाइड के ऊपर देखो, 3 नंबर कार्बन के ऊपर फ्री क्या पड़ा है, OH। इसी श्रृंखला के, ये पॉइंट ध्यान रखना, इसी श्रृंखला के अंतिम न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन पर, सॉरी के 3rd कार्बन पर क्या पड़ा है, फ्री OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री पड़ा है। इसको बोलते हैं बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 3' एंड या 3' शीरा। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। अब इसको अपन डायग्रामेटिकली देखते हैं किस तरीके से जुड़ रहे हैं। देखो बेटा, अपन ने क्या कहा कि न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, देखो ये रहा सर्करा। डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करना, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये एक सर्करा है, सर्करा के वापिस देखना बेटा, एक मिनट, मैं ये सर्करा है, पेंटो सर्करा का ये कौन सा कार्बन हो गया बेटा, मैं कार्बन नंबर बता रहा हूं, ये हो गया आपके 1 नंबर कार्बन। ये कौन सा है बेटा, 1 नंबर, ये रहा आपके 1 नंबर कार्बन, ये रहा 2 नंबर कार्बन, ये रहा 3 नंबर कार्बन, सॉरी 1 2 3 4 नंबर कार्बन, और ये रहा 5 नंबर कार्बन। ये तो O है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होता है बेटा, O होता है। तो बेटा देखो, अपन ने पहले भी बताया था 1 नंबर कार्बन के साथ कौन जुड़ता है, नाइट्रोजन 60 जुड़ता है। तो ये वाला बॉन्डिंग कौन सा होगा, इस बॉन्डिंग को बोलेंगे बेटा अपन लोग, बताइए इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। फिर देखो बेटा, इसी के 5 नंबर कार्बन के ऊपर कौन जुड़ता है, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा आपके, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। ये वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, इसको बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है।
क्या बोलेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ऐसे ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड, यहां तक क्या हुआ बेटा, ये वाला हो गया आपके एक न्यूक्लियोटाइड, ये वाला हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। अब इसके साथ में दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। ऐसे कई सारे जुड़ते चले जाएंगे तो क्या बनेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं बेटा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, फॉस्फो डाइएस्टर। बॉन्डिंग पैटर्न पता होना चाहिए, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट ये बेटा वही है, ये रहा आपके एक नंबर कार्बन, ध्यान से देखना, ये रहा एक नंबर कार्बन, ये दो नंबर, एक नंबर कार्बन, दो नंबर कार्बन, तीन नंबर कार्बन, चार नंबर कार्बन और ये पांच नंबर। एक नंबर के साथ कौन जुड़ गया, नाइट्रोजन बेस। तीन नंबर के साथ अगला फॉस्फेट, यहां पर देखो पांच के ऊपर एक फॉस्फेट फ्री, इसको क्या बोलेंगे बेटा, 5' सिरा। और अंतिम के पास 3' के ऊपर OH फ्री, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे 3' एंड 3' सिरा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं बेटा। अंतिम जो होता है एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4। क्या होता है बेटा, H3PO4। अपन सब जानते हैं कि DNA और RNA के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप के कारण क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, ऋणावेश पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चन है आज की क्लास के ऊपर, आराम से अपन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, न्यूक्लियोसाइड आपस में किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड आपस में, न्यूक्लियोटाइड के बीच में। अभी अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखा कि न्यूक्लियोटाइड किसकी बात कर रहा है बेटा, न्यूक्लियोटाइड की कर रहा है। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो मुझे बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो किसके बीच में होता है बेटा, ये बॉन्ड जो होता है वो नाइट्रोजन क्षार के बीच में होता है। किसके बीच में प्रेजेंट होता है बेटा, नाइट्रोजन क्षार। दूसरा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्या चला जाएगा बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। पेप्टिक बॉन्ड एमिनो एसिड वगैरह के बीच में पाए जाते हैं, आयनिक बॉन्ड आयंस के बीच में होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियोटाइड के घटक क्या क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कंटेन, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोज शर्करा होती है, नाइट्रोजन बेस होता है और फॉस्फोरिक एसिड। जहां पे तीन ऑप्शन है, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट समूह, तो आंसर नंबर क्या चला जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह पेंटोज शर्करा के किस कार्बन से जुड़ता है। बेटा अपन ने डायग्राम बनाया था न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम ये रहा, देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम है, ध्यान से देखना। यहां पर होता है H, यहां पर होता है नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, यहां पर क्या होता है H, यहां पर H, ये होता है OH, यहां पर होता है H, यहां पर H, यहां पर CH2 और ये 5 फॉस्फेट समूह। ये एक नंबर कार्बन, ये दो नंबर कार्बन, तीन नंबर कार्बन, चार नंबर कार्बन और ये 5 नंबर। अब जो पूछ रहा है वो बता दो कि एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह पेंटोज शर्करा के किस कार्बन से जुड़ा होता है। किस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, 5th नंबर कार्बन से। तो आंसर क्या चला जाएगा, 5th नंबर कार्बन के ऊपर। डीएनए है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। डीएनए देखो बेटा, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो अम्ल तो है ही ये, इसका मतलब इसकी कौन सा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और इसके ऊपर क्या होता है, ऋणावेश होता है, किसके कारण होता है, फॉस्फेट समूह के कारण। तो अम्लीय और धनात्मक अवस्थित, अम्लीय और ऋणात्मक अवस्थित। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा बेटा, 3rd, एसिडिक एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा दिया है बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना बेटा, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को करना कि निम्नलिखित नाइट्रोजन क्षार, निम्नलिखित, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। निम्नलिखित नाइट्रोजन क्षार के किस संयोजन का आणविक भार अधिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, आणविक भार किसका अधिक है, याद करो अपन ने बताया था, एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन द्विविलय होती है। प्यूरिन के अंदर क्या होती है, द्विविलय, जबकि पिरामिडिन के अंदर क्या होती है, पिरामिडिन के अंदर क्या होती है बेटा, एक विलय होती है। या मैं ये कह सकता हूं कि जो प्यूरिन है इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, और जो पिरामिडिन है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वह क्या होगा बेटा, कम होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया कि इनमें से अपन को वो छांटने हैं जिसके अंदर कौन ज्यादा, क्या पूछा, आणविक भार अधिक होगा। जिसके अंदर प्यूरिन ज्यादा होगी उसका आणविक भार ज्यादा होगा। अपन सब जानते हैं कि बेटा प्यूरिन जो होती है वह दो तरीके की होती है,
प्यूरिन जो होती है वह दो तरीके की, एक होती है एडिनिन, एक होती है ग्वानिन, जबकि जो पिरामिडिन होती है, पिरामिडिन होती है वह तीन तरीके की होती है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड किसका अधिक होगा मुझे बताओ, GAAGA, मुझे बताओ इसकी अगर अपन बात करें GAAGA, ये सब क्या है, ये सब है ऑल प्यूरिन है, क्या है बेटा, ऑल प्यूरिन है, ठीक है। यहां पर मुझे बताओ प्यूरिन दो ही है, प्यूरिन कितनी है, दो, और पिरामिडिन कितनी है, पिरामिडिन हो जाएगा आपके तीन। यहां पे देखो बेटा प्यूरिन दो, 1 2 3 4, प्यूरिन कितनी हो गई, 4, प्यूरिन हो गई 4, और पिरामिडिन कितना हो गया, 1, पिरामिडिन कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहां पे देखो बेटा 1 2 3 4, प्यूरिन कितनी है, प्यूरिन हो गई 4, और पिरामिडिन कितनी हो गई, पिरामिडिन हो गई 1, पिरामिडिन कितनी हो गई 1। तो आंसर वही, अपन ने प्यूरिन और पिरामिडिन का नंबर पता कर लिया तो अपन ये बता सकते हैं कि किसका वजन ज्यादा होगा, किसका आणविक भार ज्यादा होगा। तो जितनी प्यूरिन ज्यादा होगी उतना ही आणविक भार ज्यादा होगा। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक इस फॉर्मेट का क्वेश्चन कभी पूछा हुआ नहीं है, थोड़ा ध्यान से इसको करिएगा। नेक्स्ट देखते बेटा, आरएनए अणु पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है और वो आवेश किस कारण होता है। बेटा देखो डीएनए के ऊपर तो आवेश कई बार पूछा हुआ है, डीएनए के ऊपर आवेश कई बार पूछा है, आरएनए पर आवेश अगर पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होता है कि आरएनए पर जो आवेश होता है, जो वह का वो आवेश होता है जो डीएनए पर होता है, आरएनए पर कौन सा होता है बेटा, ऋणात्मक होता है और समूह के कारण, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ऋणात्मक होता है और फॉस्फेट समूह के कारण नेगेटिव चार्ज होता है, और किसकी वजह, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो बेटा आज की क्लास के अंदर इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको आगे की तरफ लेकर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।